नमस्कार दोस्तों, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम वापस नेक्स्ट अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसका अपना टॉपिक है विटामिन्स। जो कुछ अपन ने कल पढ़े थे और कुछ बाकी रह रहे थे, उन विटामिन्स के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको 2 लाइन कहना चाहूँगा जो आपको हमेशा मोटिवेट करेगी, आपको हमेशा हौसला देगी कि परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक नहीं कई बार होगी। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, चल रहा होगा जब जमाने में हारने का दौर, जीत हमारी उसी दौरान होगी। तो दोस्तों लगे रहिए, हिम्मत के साथ मेहनत कीजिए, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है। हाँ, विटामिन्स के बारे में जो अपन ने कल पढ़ा था, विटामिन्स जो है बहुत ही आवश्यक तत्व होते हैं। ये इनको जीवन सत्व भी बोला जाता है। हिंदी के अंदर विटामिन्स को जीवन सत्व बोला जाता है। अपन ने कल पढ़ा था, इसकी खोज जो है फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी 1912 के अंदर, मतलब 1912 में फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन्स की खोज की थी। उसके बाद में अपन ने कुछ विटामिन्स पढ़े थे जिनके कारण उनकी कमी से अपने कोई जो है रोग, कुछ रोग अपने हो जाते हैं, तो उनके बारे में अपन ने कल चर्चा की थी। आज अपन नेक्स्ट विटामिन पढ़ने वाले हैं, विटामिन सी। विटामिन सी जो है, विटामिन सी को अपन एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से अपने को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे मसूड़े कमजोर होकर दांतों का गिरना, दांतों से खून आना, त्वचा संबंधित रोग, ज्यादा से ज्यादा जो है स्किन बीमारियां जो है विटामिन सी की कमी से अपने होती है, जिसमें प्रमुख बीमारी है अपनी स्कर्वी डिजीज, है ना। स्कर्वी डिजीज जो है त्वचा के ऊपर अपने दाग, स्पॉट्स वगैरह बन जाते हैं और कई सारे अपने जो है स्पॉट्स वगैरह इस तरीके से चेहरे पे अपने को दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाल अपने टूटने लगते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है विटामिन सी डेफिशिएंसी के, विटामिन सी की कमी के। इसके अलावा अपने पेट के अंदर फैट ज्यादा जमा होने लग जाती है विटामिन सी की कमी होने की वजह से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जो अपने विटामिन सी की कमी से होते हैं। इसके अलावा एक जैसे जख्म का देरी से भरना, मतलब अगर आपके कोई चोट वोट लग जाए तो जख्म जो हो जाता है वो जख्म भरने में थोड़ा समय लगता है विटामिन सी की कमी होने पर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्राप्ति के स्रोत। प्राप्ति के स्रोत में अपना प्रमुख है बारबेडोस चेरी, है ना। क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? बारबेडोस चेरी के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बारबेडोस चेरी के अंदर विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा जो अपना फ्रूट आता है आंवला, आंवला के अंदर दूसरे नंबर पर विटामिन सी ज्यादा होता है। तीसरे नंबर पर आता है अमरूद, फिर नींबू, और उसके अलावा कुछ फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपने जो है बारबेडोस चेरी कभी देखा नहीं हो तो ये इस तरीके का फ्रूट्स होता है। ये आपको दिखा देता हूं मैं कैसे फ्रूट्स होते हैं बारबेडोस चेरी के। इस टाइप के फ्रूट्स इसके होते हैं बारबेडोस चेरी के। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं ये कुछ फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो मैंने आपको बता दिया कि सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है। जब ऑप्शन में आपके बारबेडोस चेरी दिख जाए तो पहला ऑप्शन वही सही करना है अपने को, बारबेडोस चेरी। और दूसरा ऑप्शन अगर मान लो बारबेडोस चेरी नहीं मिले तो आंवला में पाया जाता है। उसका आंवला भी अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिखे तो अमरूद आपको राइट करना है। ठीक है, अमरूद के बाद में नींबू, जामुन वगैरह ये सारे आते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रूट्स हैं इनके अंदर जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट्स, सैंडहॉर्न, ब्रेयर, कीवी फ्रूट, है ना। इनके अंदर जो है ब्रुसेल्स स्प्राउट, ये अपने गोभी वर्गीय सब्जी है, इनमें जो है अधिक मात्रा में, जैसे स्वीट पेपर मतलब शिमला मिर्च, अमरूद, पपाया, इनमें सभी में जो विटामिन सी अधिक मात्रा में अपना पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल। किस नाम से जाना जाता है? विटामिन डी को कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जो है इसकी कमी से क्या हो जाता है? ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया मतलब सूखा रोग, सूखा रोग मतलब ड्राइनेस आ जाती है स्किन के अंदर, उसको बोलते हैं सूखा रोग। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये जो है हड्डियों के लिए मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, विटामिन डी जो है ये हड्डियों के विकास के लिए इंपॉर्टेंट है, हड्डियों की वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट है, हड्डियों की अच्छी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर इसकी कमी हो गई तो अपनी हड्डियों का विकास पूरा नहीं होगा। इसमें इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आपको बताए मैंने,
जैसे इंपॉर्टेंट एक दो बीमारियां इसकी वजह से हो जाती है। एक तो रिकेट्स बीमारी, कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स बीमारी। आपको याद रखनी है कि विटामिन डी की कमी से यानी कैल्सीफेरॉल की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, जिसका मतलब होता है हड्डियों का विकास रुक जाना। ठीक है, बच्चे होते हैं छोटे बच्चे, उनके अंदर पिजियन चेस्ट नामक बीमारी हो सकती है। पिजियन चेस्ट का मतलब क्या होता है? पिजियन का मतलब क्या होता है भाई? कबूतर। क्या होता है? कबूतर। तो कबूतर के जैसा चेस्ट हो जाना पिजियन चेस्ट नामक बीमारी कहलाता है। ठीक है, तो पिजियन चेस्ट बच्चों में बीमारी होती है, उसका कारण भी अपना है विटामिन डी की कमी, और रिकेट्स नामक बीमारी होती है वो भी है अपना विटामिन डी की कमी। ठीक है, तो ये सिम्टम्स जैसे, हाँ कई बार घुटनों में चढ़ चढ़ की आवाज आती है ना, कड़ी के बोलते हैं अपन, ऐसे चलते हैं तो भी कड़क कड़क आवाज आती है ना, उठते बैठते हैं तब भी आवाज आती है, तो वो भी किस कारण होता है? विटामिन डी की कमी से। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम इसका ये भी है कि विटामिन डी की कमी से हड्डियों के अंदर जॉइंट्स जो है वहां से आवाज आती है। ठीक है, इसके अलावा रिकेट्स बीमारी के ऐसे सिम्टम्स है, ऐसे टेढ़ी टेढ़ी हड्डियां हो जाती है, मतलब हड्डियों का विकास पूर्णतया नहीं हो पाता है। ठीक है, चेस्ट भी इसमें आप दिख रहा है, वैसे ही पिजियन चेस्ट के भी यही सिम्टम्स होते हैं कि भाई जो सीने का जो विकास बच्चों का पूरा नहीं हो पाता, सीना सिकुड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन पिजियन चेस्ट। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो कमर में दर्द, पीठ में दर्द है ना, ये रहता है, पेन रहता है, तो उसका कारण भी अपना विटामिन डी की कमी हो सकता है। विटामिन डी के प्राप्ति के स्रोत के अंदर आपके कुछ ये दिखाए गए हैं, वैसे तो मैंने लिख रखे हैं, उनको ज़्यादा याद रखना है अपने को, बाकी ये फोटो के अंदर भी कुछ लगे हुए हैं, उनको याद रखना, जैसे आलू हो गया, धनिया हो गया, ये पाइनएप्पल हो गया है ना, मटर हो गए हरे, तो इस तरीके के कुछ जो फ्रूट्स हैं, मिल्क हो गया, तो इनके अंदर सब में विटामिन डी अपना पाया जाता है। तो इनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सूर्य की धूप सबसे ज्यादा, देखो विटामिन डी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि सूर्य की धूप होती है, उसमें जाने से अपने अंदर विटामिन डी का संश्लेषण अपने शरीर में होता है, मतलब विटामिन डी धूप से भी अपने को मिलता है। अब मिलता कैसे वो मैं आपको क्लियर कर दूं। भाई आप ऐसा नहीं है कि भाई धूप में तावड़ा में काम करने लग जाओगे तो भाई आपके विटामिन डी का संश्लेषण ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। विटामिन डी का संश्लेषण कैसे होता है? विटामिन डी अपनी स्किन जो है, स्किन और हड्डियों के बीच में जो जगह है वहां पर इसका सिंथेसिस होता है। ठीक है, और वहां पर सिंथेसिस कब होगा? जब अपनी स्किन डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आएगी। अपन क्या करते हैं यार, कहीं धूप में जाएंगे काले नहीं पड़ जाएं, इस वजह से अपन स्किन को ढक के रखते हैं, इसके ऊपर दस्ताने पहन लेंगे, हाथों के ऊपर फुल आस्तीन फुल स्लीव्स का शर्ट पहन लेंगे, है ना, तो अपन जो, या फिर जो पैंट की पहनते हैं उसकी पैंट पहन लेंगे, मतलब जो निकर वगैरह होता है हाफ पैंट, वो पहनना अपन पसंद नहीं करते हैं, सोचते हैं कहीं काले नहीं पड़ जाएं अपन। ठीक है, परंतु मैं आपको बता दूं कि भाई विटामिन डी का संश्लेषण जो है वो तभी होगा आपके शरीर में जहां पर आपकी सनलाइट सीधी कांटेक्ट में आएगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें कि वॉकिंग करने जाएं इवनिंग और मॉर्निंग, देखो दिन में धूप में जाना कोई जरूरी नहीं है ना, काले जो पड़ते हैं ज्यादातर दिन में धूप में रहने से पड़ते हैं, तो आपको क्या करना है, और काले क्यों पड़ते हैं इसका कारण पता है आपको? काले इसलिए पड़ते हैं कि अपने जो सेल्स होती है वो बर्न हो जाती है। ठीक है, जो अपनी स्किन है इसके अंदर जो है सेल्स होती है, मतलब कोशिकाएं होती है, वो बर्न हो जाती है, जिसकी वजह से अपनी त्वचा काली काली दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो अपने को जो अगर मान लो काला भी नहीं पड़ना है, विटामिन डी भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है कि मॉर्निंग में, मतलब सूर्योदय होता है उस समय, या फिर इवनिंग के समय जब सूर्यास्त अस्त होने वाला हो उस समय अगर अपन वॉकिंग के लिए जाते हैं तो अपने कोशिश करनी चाहिए कि हाफ स्लीव्स के शर्ट वगैरह पहने, जिससे अपने हाथों के अंदर जो आसानी से सनलाइट उनके ऊपर पड़ेगी तो विटामिन डी का फॉर्मेशन हो सकता है, संश्लेषण हो सकता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स है इसका। नेक्स्ट है आलू मटर, है ना, ये मुख्य इसके स्रोत हैं विटामिन डी के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ई या टोकोफेरोल। विटामिन ई को टोकोफेरोल के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन ई टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है, और विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बी कहते हैं। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बांझपन को, मतलब अगर इसकी कमी हो जाए तो बांझपन हो सकता है, मतलब जनन क्षमता में कमी हो सकती है,
और अगर इसकी पर्याप्त मात्रा है तो आपके अंदर बांझपन या जनन क्षमता में कमी होने के चांसेस नहीं रहते हैं। मतलब शुक्राणु वगैरह और एग्स वगैरह का, अंडाणुओं का फॉर्मेशन अच्छा होता है अगर विटामिन ई आप पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखें कि विटामिन ई की कमी से बांझपन भी हो सकता है और जो आपकी प्रजनन क्षमता है उसमें कमी भी आ सकती है। तो इसके लिए जो है मतलब इसके सोर्सेज हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है उनका सेवन अपने को करना चाहिए, जिससे अपन इससे बच सकते हैं। ठीक है, तो मेनली जैसे प्रॉब्लम्स को थोड़ा हाईलाइट किया है, स्टोमक प्रॉब्लम्स मतलब पेट संबंधित प्रॉब्लम भी विटामिन ई की कमी से हो जाती है। मसल्स वीकनेस मतलब कि जो आपकी मसल्स है, बॉडी है, वो थोड़ी कमजोर हो सकती है इसकी कमी की वजह से। इसके अलावा हेयर लॉस मतलब बाल भी झड़ सकते हैं आपके। इसके अलावा देखो ये मेन सिम्टम नहीं है, हेयर लॉस जो है मेन किसका था अपने, विटामिन सी का। ठीक है, बाल गिरना विटामिन सी की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना डिक्रीज्ड सेक्स ड्राइव मतलब जो है आपके ये अंदर आपके अंदर जो है शुक्राणुओं का और अंडाणुओं का फॉर्मेशन जो है कम हो जाता है। ठीक है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग मतलब आपको चलने में भी परेशानी होती है, और विजन लॉस मतलब कम दिखाई देने लगता है। तो बहुत सारे इसके जो है सिम्टम्स हैं, परंतु आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बांझपन और प्रजनन क्षमता में कमी होना इंपॉर्टेंट इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसको कहते हैं। क्या पूछा है कि एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसको कहते हैं, तो विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। प्राप्ति के स्रोत में देखें तो अंकुरित बीज, सलाद, हरी मिर्च, हरे प्याज, ठीक है, ये आलमंड वगैरह जो भी हैं, सीड्स वगैरह जितने भी हैं, है ना, वालनट वगैरह, तो इनमें सभी में ये पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ब्रोकली हो गई, हरी मिर्च हो गई, इनमें सभी में विटामिन ई पाया जाता है। और सबसे ज्यादा पाया जाता है ये अपने इनमें अंकुरित बीजों में। किसमें पाया जाता है, अंकुरित बीजों में ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट आता है अपना विटामिन एच। विटामिन एच को अपन बायोटीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बायोटीन के नाम से विटामिन एच को जाना जाता है। ठीक है, विटामिन एच की कमी से क्या हो जाता है, डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मतलब एक स्किन डिजीज है जिसको अपन डर्मेटाइटिस बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा पीली त्वचा, है ना, पीली त्वचा हो जाती है अपनी, सूखे नाखून मतलब नाखून जो है ये आपको फोटो के अंदर दिखाई दे रहा है कि भाई इस तरीके से देखो, ये तो नॉर्मल है, ये जो है नॉर्मल नेल जो सिंपल बिल्कुल सिंपल सादे हैं जिसमें कोई कमी के लक्षण नहीं है। और ये इस तरीके के दाढ़ी टाइप आपको थोड़े बहुत दिखाई दे रहे होंगे, नहीं तो मैं इस फोटो को थोड़ा बड़े करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये जो नाखून दिखाई दे रहा है आपको, इसके ऊपर ऐसे धारियां टाइप बनी हुई दिख रही है अपने को, है ना। तो ये जो है ड्राई बिटल नेल हो जाते हैं, मतलब कि सूखे सूखे से दिखाई देते हैं नाखून और इसके ऊपर धारियां अपने को दिखाई देती है। तो ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है किसका, विटामिन एच की कमी का, जिसको अपन बायोटीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन विटामिन एच की कमी से रोग की बात कर रहे थे अपन, तो डर्मेटाइटिस एक रोग होता है, पीली त्वचा मतलब स्किन अपनी येलो कलर की होने लग जाती है, सूखे नाखून अपने इस तरीके के नाखून पे के ऊपर अपने को ऐसे सिम्टम दिखाई देते हैं। अब इसके प्राप्ति के स्रोत की बात करें, ठीक है, इसके अलावा जैसे ये सिम्टम्स को मैंने इसमें और आपको थोड़ा डिस्क्राइब किया है, इसको भी आप फोटो को देख लें थोड़ा सा। ठीक है, इसके अंदर आपको बता रखा है जैसे मतलब एबनॉर्मल हार्ट एक्शन मतलब कि आपका जो हार्ट रेट है वो अबनॉर्मल हो जाएगी, कभी तो बढ़ जाएगी कभी कम हो जाएगी। बैक पेन हो सकता है, मसल्स पेन हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है, डर्मेटाइटिस बीमारी हो सकती है मतलब खुजली वगैरह चलना, स्किन पे जो बीमारियां हो सकती है। ठीक है, डिप्रेशन आपके अंदर आ सकता है। इसके अलावा पेल स्किन मतलब येलो कलर की आपकी स्किन हो जाती है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं अपने, वो इसकी कमी से हो सकते हैं।
अब स्रोत की बात करते हैं कि प्राप्ति के स्रोत क्या क्या हैं। विटामिन एच किस किस में पाया जाता है, तो मूंगफली, बादाम, अखरोट, पिस्ता, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के भी बीज में ये ज्यादा पाया जाता है। अलसी के बीज, कद्दू के बीज खाए जाते हैं, आपको पता है कि नहीं है, कुछ मिठाइयों में स्वीट्स वगैरह में डाल के और कद्दू के बीजों को खाया जाता है, ठीक है। आदि में बायोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो बायोटीन भी है अपना एक इम्पोर्टेंट जो विटामिन है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं अपन विटामिन के बारे में। विटामिन के को अपन फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फाइलोक्विनोन। विटामिन के को फाइलेक्विनोन के नाम से जाना जाता है। इसका जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप एक बार अपने मन में इसको बोलते रहें ताकि आपको ये याद जल्दी होगा। फाइलेक्विनोन, विटामिन के को किस नाम से जाना जाता है? फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन के नाम से इसको जाना जाता है। फाइलोक्विनोन के नाम से विटामिन के को जाना जाता है। इसकी कमी से जैसे आपके कई बार नाकों से खून आने लगता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके कोई चोट लग जाती है तो वहाँ पे ब्लड बहता रहता है, मतलब खून बहता रहता है, थक्का नहीं बनता है। थक्का का मतलब क्लोटिंग नहीं होती है। खून की क्लोटिंग का मतलब होता है थक्का नहीं बनने से आपके खून रुकेगा नहीं और बहता रहेगा। तो वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से ऐसा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट सिम्टम अपने यही है, एक तो खून बहना और एक जो रक्त का थक्का नहीं बढ़ना विटामिन के की कमी से होता है। अब प्राप्ति के स्रोत की बात करें तो हरी पत्तीदार सब्जियां, हरी पत्तीदार सब्जियों में तो सारे विटामिन पाए जाते हैं। हरी पत्तीदार सब्जियां इसीलिए खाना जरूरी है, मैंने आपको बताया था कि 285 ग्राम सब्जी ICMR के अनुसार, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार डेली अपने को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 285 ग्राम सब्जी का सेवन करना आवश्यक है, क्योंकि इतनी सब्जी से अपने को आवश्यक शरीर में जो पोषक तत्व हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स हैं, वो अपने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो हरी सब्जियां हो गई, मूली हो गई, गेहूं हो गए, जौ हो गए, ठीक है, लाल मिर्च हो गई, केला, अंकुरित अनाज है ना, अंकुरित अनाज भी इसके मुख्य स्रोत हैं जिनमें ये अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए अपने इंपॉर्टेंट विटामिन्स सारे। अब अपने इंपॉर्टेंट दो ये क्वेश्चन अपने बनते हैं कि भाई वसा में विलय विटामिन कौन कौन से हैं और जल में विलय विटामिन कौन कौन से हैं। आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक बता देता हूं, तो आपको भूलोगे नहीं कभी भी, मतलब आपको एक ही याद रखना है, दोनों में से दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मेरे को तो दोनों याद हो गए, मतलब एक दो बार पढ़ते हैं तो याद हो जाते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, परंतु आप इनमें से एक याद रख लेना। जैसे जल में घुले बी और सी याद रख लो, और दूसरे जो भी है उनको वसा में घुलनशील कर दो। क्या करोगे? वसा में घुलनशील, ठीक है। एक याद रख लेना, या तो ये याद रख लो या ये याद रख लो, ठीक है। कि जल में विलय तो है विटामिन बी और सी, और वसा में विलय है अपने ADE के, वसा में विलय ADE के, जल में विलय बी और सी। जल में विलय विटामिन कौन से हैं? बी और सी, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑल अबाउट द विटामिन, ठीक है। विटामिन के बारे में अपन ने सारा पढ़ा, और इससे बाहर अपने कोई क्वेश्चन जाने के चांसेस नहीं है। एक बीमारी है जो कि अपनी प्रोटीन की कमी से होती है, जो अपन ने पढ़ी नहीं है अभी तक, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसको बोलते हैं क्वाशियोर नामक बीमारी है। क्वेश्चन भी आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारी है, आपको ज्यादा कहीं किताबों में मिलता भी नहीं है ये बीमारी के बारे में, ठीक है। कई कंपटीशन की किताबें हैं उनमें भी इसके बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी से एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं क्वाशियोकर, क्या बोलते हैं? क्वाशियोकर। एक बीमारी होती है जो कि प्रोटीन की कमी से अपने शरीर में होती है, उस बीमारी को कहते हैं क्वाशियोकर। क्या बोलते हैं? क्वाशियोकर। इसको बार बार आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे, अपने मुंह से बोल के याद करेंगे, जब भी आपको याद रहेगा, बाकी याद रहने वाला नहीं है। तो क्वाशियोकर जो बीमारी है वो अपनी होती है किसके कारण? प्रोटीन की कमी के कारण। किसके कारण? प्रोटीन की कमी के कारण। इस बीमारी के सिम्टम क्या है? ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई क्वाशियोकर बीमारी नहीं है, और ये क्वाशियोकर बीमारी है मतलब इसकी बेली जो है वो बढ़ गई है, मतलब उसकी तून निकल गई बहुत ज्यादा। बच्चे की, छोटा बच्चा होता है उसकी तून निकल जाती है, ठीक है, पीछे की बॉडी तो इधर से निकल रही है, आगे से इधर निकल रही है, ठीक है। तो ये क्वाशियोकर बीमारी कहलाती है, जो बच्चों से ही शुरू हो जाती है। किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। तो वो तो हो गए अपने विटामिन, ठीक है। विटामिन के बाद में अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है
वो है फल उद्यान का चुनाव। फल उद्यान का चुनाव मतलब सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर ऑर्चार्ड, मतलब कि बगीचा लगाने के लिए स्थान का चुनाव या उसका रेखांकन। रेखांकन के लिए तो मैंने जो है एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना रखा है, जिसका लिंक इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। इसलिए वीडियो के लिंक, इसके जो डिटेल्स हैं उसके अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पे उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो आपको रेखांकन की विधियाँ तो वहाँ से देखनी है। बाकी अपन उससे पहले का जो टॉपिक है अपना कि भाई उद्यान, फल उद्यान का चुनाव करना, मतलब सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर ऑर्चार्ड, मतलब उद्यान लगाने के लिए जगह का चुनाव करना, उस पर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो उद्यान लगाने के लिए जगह का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्यों जगह का चुनाव करना मतलब ध्यान रखना चाहिए, या फिर जो अपन बातों का ध्यान रख रहे हैं वो क्यों रखना आवश्यक है। क्योंकि देखो उद्यान जो है कोई 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए लगने वाली फसल नहीं है, ठीक है। मतलब आप जैसे कोई भी अनाज वाली फसलें बोते हैं, दलहनी फसलें बोते हैं, तो वो कितने समय के लिए लगाते हैं अपन? 1 महीना 2 महीना 3 महीने 6 महीने साल भर, इससे ज़्यादा की तो कोई नहीं लगाते हैं, ठीक है। परंतु जो आपका बगीचा जो लगता है वो बहुत सालों के लिए लगता है, ठीक है। 1 साल 2 साल या 5 साल 10 साल नहीं, मतलब इतना नहीं, 50-60 साल या 100 साल तक भी इसके पौधे रहते हैं, मतलब ठीक है। शुरू होते हैं लगभग 1 साल से, मतलब फल वाले पौधों की उम्र 1 साल से शुरुआत होती है, जो कि कई वर्षों तक रहते हैं। तो इसलिए अगर शुरू में अपन ने ध्यान नहीं दिया तो बाद में अपने को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, और उन प्रॉब्लम मतलब समस्याओं का समाधान करना ही मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अपन को बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि उठानी पड़ती है, ठीक है। तो ये आर्थिक हानि अपने को नहीं उठानी पड़े और बाद में समस्याओं का सामना अपने को नहीं करना पड़े, इसके लिए अपने को पूर्ण रणनीति के साथ, पूर्ण तैयारी के साथ अपने को बगीचा लगाना चाहिए। सारी चीज़ों का अपने को पता करके कि भाई कैसे क्या करेंगे, कहीं बगीचों में दूसरों में विजिट करके भी आप देख सकते हैं, उसके बाद में अपना काम करना चाहिए। और ये जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं इनका आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखने में देखो सबसे पहली बात तो मैंने बताया कि कई वर्षों तक लगेगा, इसलिए बगीचे को आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ लगाना है, ठीक है। अब जैसे पहली चीज होती है उसमें कि बगीचा जो लगाते हैं अपन वो जंगल के पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। द ऑर्चार्ड इज नॉट नियर द फॉरेस्ट, बिकॉज मतलब जंगल के पास क्या होते हैं, जंगली जीव ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। जंगली जीव का मतलब जैसे पैरोट, तोता हो गया, इसके अलावा बंदर हो गए, इसके अलावा हिरण, बहुत सारे जंगली जानवर, खरगोश हो गया, बहुत सारे जंगली जीव होते हैं जो अपने को उस बगीचे में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि बगीचा जहां आप लगाना चाहते हैं वो कोई पुराने दूसरे बगीचे लगे हुए हो उसके आसपास ही सेलेक्ट करना चाहिए जगह का, वही जगह, उसी जगह का चुनाव करना चाहिए जिसके आसपास बगीचे लगे हुए हो। उस जगह का चुनाव कभी नहीं करें जो कि मतलब जंगल के पास में है और उसके पास आसपास कोई बगीचा नहीं है। क्यों कि आपने देसी भाषा में बताऊं आपको, तो अगर आपने ऐसी जगह का चुनाव किया जहाँ पे और भी बगीचे लगे हुए हैं तो बंदर आ भी गए, कोई जंगली जीव आ भी गए तो सबके थोड़ा थोड़ा नुकसान सबके करेंगे, ठीक है। और अगर अपन ने जंगल के पास लगा दिया तो बंदर आके टूट पड़ेंगे और पूरे पूरे अपने बाग को उजाड़ देंगे। जैसे अशोक वाटिका को हनुमान जी महाराज ने उजाड़ी थी, वैसे अपने बगीचे को बंदर उजाड़ के जा सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि भाई जंगल के पास तो बगीचा आपने लगाना ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात जो अपने को ध्यान रखनी है, उद्यान आने जाने की सुविधा के लिए रोड पास में होनी आवश्यक है, मतलब रोड के पास में बगीचा लगाना चाहिए, ठीक है। अगर देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, रोड के पास में बगीचा क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा परशिएबल प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि बहुत जल्दी खराब होने वाले प्रोडक्ट हैं, ठीक है। मतलब फलों के अंदर जो है रेस्पिरेशन रेट थोड़ी तेज होती है, इस वजह से ये जल्दी खराब हो जाते हैं, मतलब श्वसन दर इनकी थोड़ी तेज होती है, इस वजह से ये जल्दी खराब हो जाते हैं। तो अपने को ऐसे स्थान मतलब का चुनाव, ऐसे स्थान का चुनाव करना है जहाँ पे रोडें पास में हो। तो रोड पास में होगी तो उसको आसानी से अपन जैसे ही हार्वेस्ट किया और तुरंत उसको मार्केट में पहुंचा सकते हैं, मतलब बहुत ही कम समय में उसको मार्केट में पहुंचाया जा सकता है, तो उसको खराब होने से अपन बचा सकते हैं, मतलब फ्रेश उसको मार्केट में पहुंचाया जा सके। इसके लिए अपने को रोड के पास जो है बगीचा लगाना चाहिए। दूसरा, जैसे मान लो अगर रोड के पास आपने नहीं लगाया तो अगर काली जमीन वगैरह है तो उनके अंदर बरसात के सीजन में अपन अंदर ही नहीं जा सकते हैं, मतलब फ्रूट्स अगर लग रहे हैं उनको मार्केट पहुंचाना है तो अंदर ही नहीं जा पाएंगे, तो फ्रूट्स को कहाँ से मार्केट पहुंचाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना है
कि मार्केट जो बगीचा लगाए अपन वो रोड के पास में होना आवश्यक है। ठीक है, तीसरी जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि लेबर। आपको ये चीज पता है, मैंने आपको पहले जब अपन ने इसका महत्व पढ़ा था उसी समय बताया था कि भाई श्रमिकों की उद्यानिकी के अंदर अधिक आवश्यकता होती है कंपेयर टू अदर्स अनाज वाली फसलों के। ठीक है, मतलब अनाज वाली फसलों की तुलना में, सस्य विज्ञान की फसलों की तुलना में उद्यानिकी या बागवानी फसलें जो है इनमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, प्रति हेक्टर अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने को ऐसी जगह बगीचा लगाना है जहां पर समय पर आसानी से श्रमिक उपलब्ध हो जाएं, क्योंकि अगर श्रमिक अपने को नहीं मिले तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बगीचों में मशीनों से हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, फ्रूट्स तोड़ने हैं अच्छे, मतलब जो अपने को पके हुए फ्रूट है उनको तोड़ के सिलेक्ट करके और मार्केट भिजवाना है, तो अब वो क्या मशीनों से थोड़ी होगा, वो करने के लिए तो अच्छी लेबर चाहिए। लेबर अपने को आसानी से उपलब्ध हो जाए ऐसी जगह का चुनाव अपने को करना चाहिए, जो अपना तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में जो बगीचे जो आप लगाते हैं, जैसे आम का बगीचा अगर आपने लगाया तो आम का बगीचा आपको ध्यान रखना है कि भाई ईंटों के बट्टों के पास नहीं होना चाहिए, मतलब मैंगो और चार्ट इज नॉट नियर द ब्रिक किलन्स, मतलब ईंटों के बट्टों के पास अगर आप बगीचा लगाते हैं तो क्या होता है कि उससे निकलने वाली SO2, CO2, CO बहुत सारी गैसें उससे निकलती है, उनके कारण जो है ब्लैक टिप नामक रोग मैंगो के अंदर हो जाता है। जो आम का काला शीरा रोग है वो इसके कारण हो जाता है, मतलब ईंटों के बट्टों से निकलने वाले धुएं के कारण। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि एक तो ईंटों के बट्टों के पास और बाकी कोई भी इंडस्ट्रीज है ना, उद्योग है, उद्योगों के पास में कोई सा भी बगीचा अपने को नहीं लगाना चाहिए, न आम का न किसी और का, क्योंकि उद्योगों से निकलने वाली अपशिष्ट गैसें हैं और अपशिष्ट पदार्थ हैं वो अपने बगीचे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपने को अगर क्वालिटी प्रोड्यूस लेना है, अच्छा उत्पादन लेना है, तो आपको ध्यान रखना है कि बगीचा अपना जो है उद्योगों के पास और ईंटों के बट्टों के पास अपने को नहीं लगाना है। ठीक है, इस बात का अपने को विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि मृदा अच्छी उपजाऊ हो, परंतु है ना, मृदा उपजाऊ होनी चाहिए। पहली चीज तो है आप मृदा का ऐसी मृदा का चुनाव करें जो अच्छी उपजाऊ मृदा हो। ठीक है, बगीचे के लिए ऐसी मृदा का चुनाव करना है जो उपजाऊ हो और जिसकी जल धारण क्षमता भी अच्छी हो, क्योंकि इसके लिए अपन बात करें तो बलुई दोमट मृदा जो है ज़्यादा उपयुक्त रहती है, क्योंकि बलुई दोमट में न तो पानी भरा रहता है न जल्दी सूखता है। अगर रेतीली मृदाओं की बात करें तो रेतीली मृदाओं में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, मतलब पानी को अवशोषित करने की क्षमता उनकी बहुत कम होती है। जैसे ही आपने पानी पिलाया वो नीचे मृदा के अंदर रिस के नीचे चला जाएगा, जड़ों से नीचे जाने के बाद पौधा उसको नहीं ले सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मृदा ऐसी हो जिसके अंदर जल धारण क्षमता अच्छी हो। ठीक है, इसके अलावा ऐसी जगह का चुनाव करें जिसमें जल निकास की व्यवस्था अच्छी हो, पानी खेत के अंदर भरा नहीं रहना चाहिए, पानी भरा रहेगा तो बीमारियां लग जाती है पौधों में। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो ध्यान रखना है पीएच, है ना, मृदा का पीएच जो है ज्यादातर 7.0 7 पीएच मान वाली मृदाओं पे ज्यादातर पौधे अपने लगाए जाते हैं। तो ज्यादातर जो है मृदाओं का चुनाव ऐसी मृदाओं का करें जहां पर 7 पीएच मान हो, मतलब कुछ ऐसी पौधे भी होते हैं जो अधिक पीएच मान पर भी उगाए जा सकते हैं। तो अगर मृदा का पीएच मान अधिक है या खराब या लवणीय मृदाएं हैं तो उनमें फिर पौधों का चुनाव अपने को उसी हिसाब से करना चाहिए कि भी जो उन मृदाओं में आसानी से वृद्धि कर सके। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कई मृदाओं में चूना वगैरह की अधिक मात्रा पाई जाती है, या फिर कुछ मृदाओं के अंदर जो है थोड़ी सी गहराई पे कठोर चट्टानें आ जाती है ना, तो ऐसी जगहों का चुनाव अपने को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कठोर चट्टान नीचे आ जाएगी तो पौधे की जड़ें अंदर नहीं जा पाएगी, अंदर नहीं जा पाएगी तो फिर वो पौधा बड़ा नहीं हो पाएगा, मतलब जितनी जड़ें अंदर जा पाएगी उतना ही पौधा ऊपर भी बड़ा हो पाएगा। अगर जड़ों का विकास रुक गया तो पौधे का ऊपर से विकास रुक जाता है। कई बार अपन देखते हैं घर में अपन कोई पौधा लगाते हैं तो वो छोटा ही रह जाता है, बड़ा नहीं हो पाता है, 5 साल 6 साल हो जाते हैं फिर भी इतना का इतना ही रहता है। तो कहीं न कहीं उसके नीचे कोई कठोर चट्टान हो सकती है, इसकी वजह से उसकी वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, तो इन बातों का अपने को विशेष ध्यान रखना है कि पीएच मान जो है मृदा का 7 होना चाहिए, जल भराव वाली मृदाएं नहीं होनी चाहिए, जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, बलुई दोमट मृदाएं मतलब सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। चिकनी मृदाओं के अंदर भी जो है पानी ज्यादा भरा रहता है, इससे पौधे की जड़ें खराब होने के चांसेस रहते हैं, रोग बीमारियां लगने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ज्यादा वो सर्वोत्तम नहीं मानी जाती है।
सर्वोत्तम मृदाएं बलुई दोमट मृदाएं अपनी मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो मृदाएं अपन सेलेक्ट कर रहे हैं वो रोग रहित होनी चाहिए, उनके अंदर कोई रोग बीमारियां नहीं होनी चाहिए, और ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां पे आसपास हॉट स्पॉट नहीं हो। हॉट स्पॉट का मतलब कोई बीमारियां जहां पे ज्यादा फैलती है, जिस एरिया में कोई बीमारी पर्टिकुलर कोई इंसेक्ट ज्यादा फैल रहा है, उस जगह पे अगर आपने बगीचा लगा लिया तो आपका जो है बगीचा खत्म होना निश्चित है। आप कितने ही इंसेक्टिसाइड का यूज कर लें परंतु वो आपका बगीचा सक्सेसफुली नहीं रह पाएगा, मतलब अच्छी आपकी प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगी। इससे ऐसे स्थान का चुनाव न करें जहाँ पर मतलब बीमारियां ज़्यादा लगती हो या हॉट स्पॉट हो, वो उस एरिया का जहाँ पे ज़्यादा रोग बीमारियां होती हो, उस जगह का चुनाव अपने को नहीं करना चाहिए। जिन मृदाओं का पीएच ज़्यादा होता है, मैंने आपको बताया था पहले भी, जैसे ये अपना खजूर है, खजूर का पौधा अधिक पीएच मान 10 पीएच मान तक भी उगा सकते हैं। आंवले का पौधा है, ये भी अधिक पीएच मान पर भी आसानी से उगाया जा सकता है। तो ऐसे पौधे का आपको चुनाव करना है जो अधिक पीएच मान पर भी आसानी से उगाए जा सकते हो। नेक्स्ट है मृदा में, जो मैं आपको बता रहा था कि भी ज्यादा गहराई तक कोई कठोर परत नहीं होनी चाहिए, उसके लिए क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में कि मृदा में कितनी गहराई तक कोई कठोर परत नहीं होनी चाहिए। तो मृदा के अंदर 2 मीटर की गहराई तक कोई कठोर परत नहीं होनी चाहिए। जिस जगह अपन बगीचा लगाना चाहते हैं उस जगह पर 2 मीटर की गहराई तक कोई कठोर परत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना यहाँ पे ये बनता है कि भाई कितनी गहराई तक कोई कठोर परत नहीं होनी चाहिए, तो 2 मीटर की गहराई तक कोई कठोर परत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मृदा रोग विकार रहित होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि भाई मृदा रोग विकार रहित होगी तभी आपकी फसल अच्छी हो सकती है। ठीक है, सिंचाई के पर्याप्त साधन होने चाहिए। नेक्स्ट अपना पॉइंट है सिंचाई के पर्याप्त साधन होने चाहिए। ठीक है, बगीचे के लिए पहली प्रायोरिटी है पानी। अगर पानी आपके पास नहीं है तो बगीचा लगाने की सोचो ही मत। ठीक है, परंतु अगर पानी आप टैंकर से भी लाके पिलाना चाहते हो तो भी आप बगीचे लगा सकते हो। मतलब बगीचों के अंदर पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, परंतु उसके लिए आपको एक विधि है जिसका आपको पता होना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, मतलब बूंद बूंद सिंचाई विधि। इसको ट्रिकल इरिगेशन सिस्टम भी बोलते हैं, इसको माइक्रो इरिगेशन सिस्टम भी बोलते हैं, इसको बूंद बूंद सिंचाई भी बोलते हैं और इसको ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस विधि का अपने को बगीचों के अंदर सिंचाई के लिए विधि, ये विधि काम में लेनी चाहिए। बाकी तो थाला विधि, इन बहुत सारी विधियां हैं। ठीक है, पहले पुरानी जो अपन सबसे ज्यादा यूज करते थे वो थी थाला विधि। कौन सी विधि? थाला विधि, जिसमें अपन बगीचे उसके पौधे के चारों तरफ अच्छे से मतलब खोद के और घेरा बना देते थे, उस घेरे के अंदर पानी भरते थे। ठीक है, तो वो थाला विधि अब ज्यादा सुटेबल नहीं है और उपयोगी भी नहीं है, क्योंकि उसमें पानी का नुकसान ज्यादा होता है। परंतु ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, ये आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है और इसके ऊपर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देती है, मतलब छूट भी देती है, तो आप इसको लगा सकते हैं। इसके बारे में मेरे को एक बात याद आती है कि भाई जैसे किसी चीज की अति हो जाती है ना तो वो बहुत अपने नुकसानदायक होती है। मैंने कई बार बताया आपको कि अति हो जाती है और नुकसानदायक होती है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि भाई ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे, बूंद बूंद सिंचाई विधि पे गवर्नमेंट ने पहले सब्सिडी दे रखी थी 90%। कितनी दे रखी थी? 90% सब्सिडी। तो अब 90% सब्सिडी बहुत ज़्यादा सब्सिडी होती है। अब लाख रुपए आपके लगने होते हैं, वहाँ मात्र 10,000 रुपये में काम हो जाता है। तो मतलब ये आपको गवर्नमेंट ने एक अच्छी सुविधा दी थी ताकि आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में ले सकें और कम पानी में भी अच्छी खेती आप कर सकें। क्योंकि अपने भारत में आपको पता है कि भाई कुछ जगहों को छोड़कर ज़्यादातर पानी की कमी है। राजस्थान में तो स्पेशली राजस्थान में पानी की बहुत कमी है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर उतनी सब्सिडी अपने को मिल रही थी उस समय, उसका अपन सदुपयोग करते तो अपने सबके खेत पे आज ड्रिप इरिगेशन लगा होता। परंतु क्या हुआ कि उस समय इतनी जो छूट मिलती थी उसका लोगों ने गलत फायदा उठाया। मतलब उन्होंने कागज लगाए 2 हेक्टर के, ठीक है, सब्सिडी उठाई 2 हेक्टर की और लगाई 1 हेक्टर में। और उसको भी क्या किया, मैंने कई खेतों में देखा है कि भाई जो बाढ़ होती है, बाढ़ के ऊपर उन नलियों को बांध दिया है ना। तो ये जो है उसका बिल्कुल मिस यूज हुआ है, उसका बिल्कुल भी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। और अब जो वापस गवर्नमेंट ने उस पर सब्सिडी कम कर दी, लगभग 50 से 75% तक ही उस पर सब्सिडी मिल रही है। तो आपको कोई सुविधाएं मिलती है उसका सही उपयोग करना चाहिए। उससे आप जो है एक बार थोड़ा सा पैसा लगता पर उससे आप लाखों रुपए कमा सकते थे। वो इतना अच्छा प्रोजेक्ट है। अब जो है थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है पर फिर भी आपको लगाना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज द बेस्ट इरिगेशन सिस्टम, मतलब बहुत ही अच्छी सिंचाई विधि है जिससे आप फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और अच्छा प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके कई सारे फायदे हैं, ये अपन ज्यादा यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। अपने जो क्वेश्चन आता है उस पर ही अपन चर्चा करेंगे।
क्वेश्चन ड्रिप इरिगेशन के दो आ सकते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है कि ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई विधि से कितने पानी की बचत होती है। पानी की बचत का क्वेश्चन आ जाए, वाटर सेविंग के लिए पूछ ले, तो 50 से 75% तक पानी की बचत ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से हो जाती है। बूंद बूंद सिंचाई विधि से 50 से 75% तक पानी की बचत होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई विधि की जल उपयोग दक्षता कितनी होती है, वाटर यूज एफिशिएंसी। ये वाटर यूज एफिशिएंसी होती क्या है भाई? जल उपयोग दक्षता का मतलब होता है कि जितना पानी आपने पौधे को दिया, जितना पानी आपने पौधे को दिया उसमें से कितना पौधे ने उपयोग किया। ठीक है, बाकी का पानी कहाँ गया भाई? बाकी का पानी कुछ तो भाप बन के उड़ गया, कुछ लीच आउट होके मतलब जमीन के अंदर रिस के चला गया। ठीक है, कुछ पानी बह के चला गया। तो ये जो पानी का नुकसान हुआ उसके बाद में बचा कितना पानी जो पौधा काम ले पाया, है ना। तो जो पौधा काम ले पाता है उसको बोलते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी, मतलब जल उपयोग दक्षता। तो वो सबसे ज्यादा कौन सी विधि की होती है? बूंद बूंद सिंचाई विधि की होती है। मतलब बूंद बूंद सिंचाई विधि की जल उपयोग दक्षता सबसे ज्यादा होती है, लगभग 90 से 95%। ठीक है, आपने अगर 100 लीटर पानी दिया है उसमें से 90 से 95 लीटर पानी पौधा काम लेगा और 5-10 लीटर पानी ही आपका वेस्टेज होगा। तो इसलिए ये विधि सबसे अच्छी अपनी मानी जाती है। दोनों क्वेश्चन आने लायक है कि भाई जल उपयोग दक्षता कितनी होती है ड्रिप इरिगेशन की और पानी की बचत कितनी होती है। ठीक है, तो बगीचे में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि आपकी बूंद बूंद सिंचाई विधि मानी जाती है, जिसके अन्य नाम है ट्रिकल, ड्रिप, सूक्ष्म सिंचाई विधि, है ना, जिसमें 50 से 75% तो क्या होती है? पानी की बचत होती है। ठीक है, और इस विधि के अंदर जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक 90 से 95% तक होती है। ये आप देख रहे हैं बगीचों के अंदर इस तरीके से अपने बूंद बूंद सिंचाई विधि से सिंचाई करते हैं, जिससे आसपास की जगह वो तो सूखी रहेगी, उसको पानी जाएगा ही नहीं, तो वहाँ पे खरपतवार भी नहीं उगेंगे और पानी जितना पौधे को चाहिए उतना ही पौधे को अपन पानी देंगे, ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं बाड़ लगाने के लिए उपयुक्त पौधे। अब आपने बगीचे का सिलेक्शन तो कर लिया, ठीक है, जगह का चुनाव तो कर लिया, अब उसके अंदर बाड़ भी तो लगानी पड़ेगी आपको। बाड़ क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि एक तो देखो जंगली जानवरों का खतरा, ठीक है, जंगली जानवरों से बचाव के लिए भी अपने को गाय भैंसे वगैरह भी आवारा घूमती है, वो भी आ सकती है। ठीक है, तो उनसे बचाव के लिए भी अपने को बाड़ लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा तेज हवाएं आती है, तेज हवाएं आती है मतलब गर्मी के अंदर भी आती है या फिर शीत लहर चलती है उस समय भी हवाएं आती है। तो उनको रोकने के लिए जो अपन शेल्टर लगाते हैं, मतलब कुछ पौधे ऐसे बड़े वृक्ष, मतलब जो पहलवान होते हैं, जैसे कोई भी अपने गार्ड देखते हैं ना, गार्ड, वो गार्ड कहाँ खड़े रहते हैं? घर के बाहर खड़े रहते हैं, नहीं रहते हैं? मतलब ऑफिस हो घर हो वहीं पे तो खड़े रहते हैं गार्ड, कि भाई कोई भी आ जाए तो लड़ने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो पहलवान पौधे होते हैं, मतलब जो ताकतवर पौधे होते हैं, उनको लगाते हैं अपन बाड़ के चारों तरफ, मतलब जो बगीचे के चारों तरफ बाड़ के रूप में लगाते हैं। बाड़ के रूप में बगीचे के चारों तरफ लगाए जाने वाले पौधों को रक्षात्मक पौधे या बाढ़ वाले पौधे अपन कह सकते हैं। उन पौधों में ऐसे पौधों का चुनाव करेंगे जो मजबूत हो। ठीक है, कमजोर अपने जैसे छोटे मोटे को तो अपन लगा ही नहीं सकते हैं, मेरे जैसों को लगा सकते हैं। आप कितने पहलवान है वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। मैं तो कहीं खड़ा हो जाऊं तो वहां से हिलूंगा भी नहीं, चाहे 10 आदमी आ जाए 100 आ जाए। ठीक है, हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि भाई ऐसे पौधों को अपने को लगाना है जो ज्यादा ताकतवर हो, जो अंदर हवाओं को आने से रोक सके, क्योंकि तेज हवाएं आती है तो वो भी अपन टॉपिक आएगा उस समय पढ़ेंगे। तेज हवाओं से पौधों की शाखाएं टूट जाती है, कई पौधे पूरे के पूरे टूट के गिर जाते हैं। ठीक है, उनसे बचाव के लिए अपने को ऐसे पौधे लगाना आवश्यक होता है। तो ये कुछ पौधे हैं जैसे जंगली जलेबी, विलायती बबूल, करौंदा, मेहंदी, रतनजोत। ये जो पौधे हैं अपन जो रक्षात्मक पौधों के रूप में लगा सकते हैं या बाढ़ के लिए लगा सकते हैं। और वायुरोधी स्पेशली देखो, ये तो केवल बाढ़ का काम करेंगे, बाढ़ का काम के साथ थोड़ा बहुत रक्षात्मक काम भी करेंगे, परंतु मेनली जो है तेज हवाओं को रोकने के लिए ये पौधे लगाएंगे। जो पहलवान पौधों की बात कर रहा हूं मैं, वो ये वाले पौधे हैं, है ना। जो ज्यादा ताकतवर पौधे हैं वो ये है कि आम, जामुन, नीम, शीशम, ये जो पौधे हैं इनको अपन रक्षात्मक पौधों के रूप में लगाते हैं। ये तो अपने प्रोटेक्शन, कैसे प्रोटेक्शन, मतलब जंगली जानवरों से, है ना, जंगली जीवों से, यानी आवारा गाय भैंस जो भी है उनसे बचाव के लिए तो लगाएंगे अपन जंगली जलेबी, विलायती बबूल, करौंदा, मेहंदी, ठीक है, रतनजोत,
मतलब जो जाड़ीदार पौधे होते हैं, है ना, जाड़ी के रूप में फैलते हैं ज़्यादा, जिनमें कांटे होते हैं और जाड़ी के रूप में फैलते हैं, उन पौधों को तो लगाएंगे अपन जंगली जानवरों से बचाव के लिए। और ये लगाएंगे वायुरोधी वृक्ष, जो कि लगभग 5-5 मीटर की डिस्टेंस पे ही लगाएंगे, है ना, ज़्यादा घने रहेंगे तो ये हवाओं को रोकेंगे, तो 5-5 मीटर की डिस्टेंस पर ये पौधे लगाते हैं। कितने मीटर की? 5 मीटर की डिस्टेंस पर ही, बोलिए आम का पौधा है, जामुन का, नीम का, किसी का भी पौधा है, इनको 5-5 मीटर की डिस्टेंस पर ही लगाते हैं। और आपको मैं पहले जो है नेक्स्ट अपना क्लास है अपनी, उसके अंदर जो है वीडियो ऑलरेडी बन रखा है उसका, इसलिए मैं लिंक उसमें डालूंगा इस वीडियो के लिंक में, उसमें वहां पे जाके आप देखें कि प्लांटिंग सिस्टम मतलब ऑर्चार्ड के रेखांकन की विधियां। तो उसमें आपको मैंने बताया है कि भाई पहली जो कतार होगी, है ना, वो हमेशा आधी दूरी पे लगाएंगे, मतलब पौधे से पौधे की दूरी जितनी रखनी है, लाइन से लाइन की दूरी जितनी रखनी है, उससे आधी दूरी पर ही पहली कतार लगाई जाती है, उसके बाद में पूरी दूरी पर पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे जिन पे आज अपन ने चर्चा की। इस विधियों से आपको पौधा मतलब बगीचा लगाना है, और बगीचा लगाते समय इन विधियों का विशेष आपको ध्यान रखना है। मतलब ये जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप जो है बगीचा अच्छा लगा पाएंगे और आप प्रोडक्शन भी अच्छा ले पाएंगे। और जो ये बगीचे जो हैं, आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए है, मैंने अभी चर्चा की थी, कई सालों तक लगते हैं, तो ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, कुछ समय के लिए नहीं है, 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये लंबे समय तक अपने को अगर अच्छी इनकम लेनी है, अच्छी आय प्राप्त करनी है, तो उसके लिए ये है। तो अपन जैसे कई समस्याएं भी है कि भाई अपने को प्रारंभिक अवस्था में आय कम मिलेगी, मतलब अनाज वाली फसल तो हर साल आई और बेची, 6 महीने में आ जाती है, बेची और वापस पैसे आ गए, परंतु ये जो बगीचे हैं इनमें 2-3 साल बाद अपनी आय शुरू होती है। ठीक है, तो इसलिए अपने को क्या करना है कि इसके लिए भी एक विधि जो है पंचभुजाकार विधि, उसमें मतलब जो पौधे अपन ऐसे पौधे लगाते हैं पूरक पौधों के रूप में, जिनसे हर साल अपने को आय प्राप्त हो सके, जिससे प्रारंभिक अवस्था में भी अपने को आय मिलती रहेगी, तो अपन जो है अपने आसानी से अपना घर खर्चा वगैरह चल सकता है। क्योंकि इंडियन फार्मर्स की जो है माली हालत बहुत ज़्यादा खराब है, वो बहुत सालों तक वेट नहीं कर सकते इनकम के लिए। ठीक है, इसलिए उनको जो ऐसे मतलब पौधे भी लगाने चाहिए बगीचे के बीच में, जो प्रारंभिक अवस्था में कुछ आय उनको दे सके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनका अपने को बगीचा लगाते समय ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट अपन जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, हम आपको सिर्फ ये क्लास नहीं, पूरे के पूरे कोर्सेज, है ना, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं वो कोर्सेज ऑनलाइन लाइव मतलब डिजिटल जो है, डिजिटली आपको यूट्यूब पे और हमारे एप्लीकेशन जो कि श्री बालाजी इंस्टीट्यूट है, उस एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे आपको मिल सकता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन पे सभी के सभी कोर्सेज की वीडियो क्लासेज, लाइव क्लासेज आपको फ्री में मिलने वाली है। हम आपसे सिर्फ इतनी सी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगता है, ये जानकारी आपको अच्छी लगी, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन है उसके ऊपर हिट करें, ताकि जो है आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके जैसे ही कोई वीडियो क्लासेज आए, और आपके पास सबसे पहले उसकी जानकारी आ सके, ताकि कोई भी लेक्चर आपका मिस नहीं हो। और दूसरों को भी ये सब्सक्राइब करवाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत में आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए, और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू।